हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको मैं हिंट्स दे सकता हूँ, इसको हिंट्स के थ्रू आप क्वेश्चन करोगे, फिर आपको जो दिक्कत होगा पूछोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 3.12। तो 3.12 हमारा क्या है? 3.12 हमारा है कि अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज़ 25 किलोमीटर। तो एक लंबा सा हॉल है, उसका सीलिंग कितना है हमारा, कितना है इसका सीलिंग का हाइट कितना है? 25 मीटर। तो आपको कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो बिना सीलिंग को हिट किए हुए उसका वो कितना दूर तक गिरेगा। तो सीलिंग जो दे रखा है वो आपका मैक्सिमम हाइट दे रखा है, तो सीलिंग को टच किए बगैर मतलब का टच करते करते रह गया। तो यहाँ पे एच मैक्स आपका दे रखा है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 25 मीटर। तो यू स्क्वायर यही 25 मीटर है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 25 बाई यू स्क्वायर इंटू 2g। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो एच मैक्स इंटू 2g बाई यू स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 25। जी का वैल्यू कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इस 9.8 रही रख लो, क्या कैलकुलेशन करें। बाई यू कितने से फेंके हो? 40, तो 40 का स्क्वायर कर लिए। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 इंटू 9.8 बाई 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 0.55। तो थीटा ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप निकालोगे, तो थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.55 अप्रोक्सीमेटली 33.60 डिग्री। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से होगा, ऐसे नहीं निकाल सकते आप। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास है, उससे मैं निकाल के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेई मेन में भी आता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा दिए रहेगा, बिना डाटा का ये 33 डिग्री 60 डिग्री ये सब नहीं आता है क्वेश्चन कभी भी पेपर में। अब एनसीईआरटी में है तो आपको मैं करवा रहा हूँ। तो रेंज जो हमारा होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू हमारा कितना है? 40 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा हमारा कितना है यहाँ पे? 33.60 बाई जी 9.8। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600, और साइन 67.2 मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री बाई 9.8। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, 67 डिग्री कहाँ से याद करेगा कोई बच्चा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1600 इंटू साइन 67.2 जो हमारा होता है लगभग 0.92 होता है, बाई 9.8। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सली 150.5 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन है तो मैंने करा दिया, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में। ये थीटा 37 डिग्री 33 डिग्री 33 डिग्री 67 डिग्री ये सब नहीं आते, आपको वैल्यू रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 100 मीटर। रेंज हमारा क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, रेंज हमारा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम हमारा कितना होता है? यू स्क्वायर बाई जी। कब? जब थीटा क्या हो हमारा? 45 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो जाए तो वहाँ पे रेंज हमारा होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो रेंज मैक्सिमम है आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी, वो कितना दे रखा है हमारा? 100 मीटर। कितना दे रखा है यहाँ पे? 100 मीटर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो क्रिकेटर सेम बॉल को मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकता है? तो यू स्क्वायर बाई जी हमारा आ गया 100 मीटर, और एच मैक्स हमारा क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एच मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1।
तो यू स्क्वायर बाई जी हमारा 100 मीटर है, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे 1/2 इंटू यू स्क्वायर बाई जी 1/2 इंटू यू स्क्वायर बाई जी कितना 100, काटो कितना आ गया 50। तो मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 50 मीटर, कितना आ जाएगा 50 मीटर। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, जेई मेन में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ सेम डिट्टो। अब देखो बच्चों ये 3.14 ये भी जेई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका जेई मेन का जो पेपर सॉल्व करता हूँ डिस्कस करता हूँ आप उसमें देखोगे ये सारा कुछ होगा वहाँ पे, बस डाटा चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो एक स्टोन है एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर दे रखा है सर्कुलर मोशन में 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ, और ये कितना रिवॉल्यूशन रहा है 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम इन सेकेंड 25 ओमेगा आ गया। तो अब वो करेगा एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की ओर होगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो ओमेगा तो आपने निकाल ही दिया है 2 पाई इंटू 14/25 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है 80 इंटू 10⁻⁻²। अब इसी को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, इसका वैल्यू जो है उसका आंसर आ जाएगा आपका इसमें। अब नेक्स्ट है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद एसटीडी स्पीड। सेम क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करो। एक एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऐसे कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे। कोई एयरक्राफ्ट है हमारा, एयरक्राफ्ट इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका रेडियस कितना है सर्कुलर ट्रैक का 1 किलोमीटर, और स्पीड कितना है 900 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है क्योंकि इसका स्पीड क्या है एसटीडी स्पीड है कांस्टेंट, तो इसमें एक ही एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। ये नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। वी कितना है 900 किलोमीटर, 900 का स्क्वायर बाय रेडियस कितना है 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 81 1 2 3 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका। इसको मीटर पर सेकंड मीटर पर आवर स्क्वायर ये आ गया पर आवर स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दोगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो आपका ये जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 62.5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पर, तो AN/G हमारा कितना हो जाएगा 62.5/9.8। तो काटोगे इसको तो अप्रोक्सीमेटली 6.38 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6.38 आएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो 6.38 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजन बताना है। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलॉन्ग रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड सेंटर। तो क्या नेट एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर ही होता है। तो देखो एक सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की ओर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो एक ही एक्सेलरेशन नॉर्मल सेंटर की ओर रहेगा जिसको नॉर्मल बोलेंगे या रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो मतलब क्या वहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा वेलोसिटी का।
जब भी सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रहा है और वहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हो, तो वहाँ पे ऐसा मोशन को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होता है। तो दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट जो है वो कभी भी सेंटर की ओर नहीं रहेगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन होंगे। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है कौन सा, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बारे में तो बात नहीं किया। यहाँ पर हम इसको बोल देंगे फॉल्स है। हाँ, यदि यूनिफॉर्म होता तो ट्रू हो जाता। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट टू पाथ ऑफ पार्टिकल। ये हमारा क्या है, ट्रू। सर्कुलर पाथ पे जो टेंजेंट लगा लोगे सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे जो टेंजेंट डालोगे उसी के अलोंग हमारा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ होगा। फिर है नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। बिल्कुल सही। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की ओर लाई करेगा, तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल में आओगे तो फिर यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पे इधर डायरेक्शन में है, यहाँ पे इधर डायरेक्शन में है, इस जगह पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, तो ये नलीफाई कर देता है पूरे एक कंप्लीट साइकिल में। नेट सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर देता है, एक दूसरे को नलीफाई कर लेता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखो पोजीशन दे रखा है, आर हमारा दे रखा है यहाँ पे, ये भी आपका जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसको प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना। तो प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादातर उठा रहे हैं आजकल। तो आर हमारा क्या है यहाँ पे, आर हमारा है 3i माइनस 2t² प्लस 4k, बस डाटा चेंज कर देता है। तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, dr/dt, तो डिफ्रेंशिएट करो, d/dt ऑफ आर क्या है 3i माइनस d/dt ऑफ आगे क्या है 2t² प्लस d/dt ऑफ 4k। अब गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे 3i है, 3 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, सिर्फ इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा 2t², तो 2 बाहर निकालो, माइनस है ना साथ में, माइनस 2 बाहर निकालो, d/dt ऑफ t², डायरेक्शन जे, -2 t² का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2t जे, तो 2 जा कितना हो जाएगा -4t जे। तो वेलोसिटी हमारा आ गया -4t जे इसका। फिर क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे 3ti है, ये t यहाँ पे छूट गया, t यहाँ पे छूट गया, गलती हो गया, एक छूट गया, वैसे आँख से बच गया ये, ऐसा नहीं है कि गलती कर दिया मैंने, छूट गया ये। तो अब 3ti है ना, 3t मैं ठीक कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो 3t का 3 बाहर निकालो, dt/dt i माइनस 2 बाहर निकालो, d/dt ऑफ t² जे। इसका डिफरेंशिएशन तो पक्का 0 होगा, क्योंकि ये 4 कांस्टेंट है, डायरेक्शन का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, तो +0। तो 3 इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, वेलोसिटी 3 dt/dt कितना होगा 1i माइनस 2 t² का 2t जे, वेलोसिटी हमारा क्या आ गया 3i माइनस 2 जा 4t जे, वेलोसिटी आ गया आपका। उसी तरीके से एक्सेलरेशन निकाल दोगे आप, ये क्या हो जाएगा हमारा dv/dt, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा 3i माइनस d/dt ऑफ 4t जे। 3 कांस्टेंट है तो 0 डिफरेंस है, -4 dt/dt जे कितना आ जाएगा -4 जे। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका -4। ये थोड़ा सा लंबा है, आपको तो पता ही है कैसे सॉल्व करना है इन सबको। तो आपने वेलोसिटी निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, गौर से देखना, तो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया था वहाँ पे t के वैल्यू 2 सेकेंड रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर 3.18 जो है ना बच्चों, वह आपका सेम क्वेश्चन है हमारा ऊपर जैसा ही। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 8i + 2j
तो कह रहा है कि कितने देर में कोई पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट पे 16 मीटर चलेगा और वाई कोऑर्डिनेट पे उतना ही टाइम में वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेईई में आया हुआ मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी कितना दे रखा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो हमारा है ना यहाँ पे दे रखा है, वेलोसिटी हमारा कितना है यहाँ पे सिर्फ 10 जे। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया 0, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, जो 10 है ये हमारा। अच्छा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है हमारा 8i, तो 8 कोफिशिएंट ऑफ i 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ j 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि कितने देर में वो एक्स एक्सिस पे 16 मीटर चलेगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर बाई 2। एक्स कितना है 16 और यू एक्स हमारा क्या है बच्चों यहाँ पे 0 इंटू टी प्लस ए एक्स कितना हमारा 8 टी स्क्वायर बाई 2। तो 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 8 टी स्क्वायर बाई 2 4, ये 4। तो टी हमारा कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में वो 16 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस चलेगा। 2 सेकेंड में 16 मीटर अलोंग क्या चलेगा ये एक्स एक्सिस की ओर। अब कह रहा है कि उतने ही टाइम में वो वाई एक्सिस की ओर कितना चलेगा, उतने ही टाइम में वाई एक्सिस की ओर वो कितना चलेगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या होगा यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर बाई 2। तो y इक्वल टू यू वाई कितना है हमारा, यू वाई कितना है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 10 और कितने देर में 2 सेकंड में, प्लस ए वाई कितना है हमारा 2 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो y हमारा कितना होगा 20 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 24 मीटर। तो उतने ही देर में वो y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चला 24 मीटर। और देखो जो 3.19 क्या है i और j यूनिट वेक्टर है, तो i प्लस जे और i माइनस जे का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा i प्लस जे का क्या हो जाएगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √2 और i माइनस जे का भी उतना ही होगा √2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर 2i प्लस 3j का कंपोनेंट तोड़ना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये आप ट्राई करना। फिर नेक्स्ट हमारा है फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन, कह रहा है कि कौन सा सही है। एवरेज वेलोसिटी कितना इधर का वी टी प्लस वी टी बाई 2 वी टी वन प्लस वी टी 2 बाई 2। वेलोसिटी इंटू टाइम, जो वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2 ये भी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होगा, एवरेज वेलोसिटी कभी नहीं होगा। तो डायमेंशनली ये तो हमारा करेक्ट ही है, दोनों साइड LHS और RHS का डायमेंशन ही सेम नहीं हो रहा। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम जो हमारा है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। तो आप इसको ट्राई मतलब ट्रू कह सकते हो। देखो दूसरी बात ऊपर के क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो, यदि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दे रखा हो ना, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में आप एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं कर सकते, क्योंकि ये तभी आप कर सकते हो जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो तो कर सकते हो, ऐसे आर्बिट्रेरी में आप नहीं कर सकते, ये फॉल्स हो गया हमारा। और एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, ये तो हमारा ट्रू हो गया। फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन है स्ट्रेट लाइन में। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो हमारा है वो मोशन हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन में है। और यहाँ पे देखो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में कहीं पे हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में कहीं पे चल रहा हो तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन तो चेंज करेगा ना। और जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो उस केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैलिड नहीं करवा सकते, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसी तरीके से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में तो आपको मोशन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। हाँ एवरेज एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ये बातें याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारा है 3.21, ये कह रहा है कि रीड करो केयरफुली और एग्जाम्पल के साथ बताओ कि स्केलर क्वांटिटी इज वन ऑफ दैट कंजर्व्ड इन प्रोसेस।
तो स्केलर क्वांटिटी जो हमारा होता है वो कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, ये फॉल्स हो गया हमारा। वेक्टर कंजर्व हो सकता है, जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, तो एनर्जी कंजर्व हर जगह नहीं होता। जैसे इनलास्टिक कोलिजन हो गया तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा, तो हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी को होने के बावजूद भी इनलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो हमारा होता है वो हमेशा कंजर्व नहीं होते। फिर कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, तो ऐसा भी नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर तो नेगेटिव होता है ना, जैसे -4 डिग्री सी पे, फिर 0 डिग्री सी पे आइस बनना शुरू होता है, -4 डिग्री सी, -50 डिग्री सी। स्केलर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो। मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये भी गलत है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जैसे स्पीड है उसके पास तो डायमेंशन तो है। फिर हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, तो ऑब्जर्वर के ओरिएंटेशन पे स्केलर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जर्वर के ओरिएंटेशन पे वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करता है। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर सकता है, स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं करता। फिर नेक्स्ट हमारा है कि एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट हाइट 3400 मीटर एबव द ग्राउंड इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्व पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजिशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट पूछा जा रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो जैसे एक हवाई जहाज़ है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हवा में उड़ रहा है, ये इस तरीके से आगे ही वेलोसिटी से जा रहा है, और ये कितना मीटर हाइट पे है हवाई जहाज़, 3400 मीटर हाइट पे है। कह रहा है कि हवाई जहाज़ जब घूम रहा है ना, पहुंच रहा है कहीं से, तो ऑब्जर्वर ने जो एंगल देखा, एंगल कितना सब्ट्रैक्ट किया इसने, थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, π/6। ऑब्जर्वर ने 30 डिग्री एंगल गर्दन घुमाया, तब उसका 10 सेकेंड में, तब ऑब्जर्व देख रहा है एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है 3400 मीटर में, और एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। मतलब हवाई जहाज़ 10 सेकेंड में जितना दूर गया, अभी देखो अभी यहाँ पे है, अभी हवाई जहाज़ यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे देख रहा है, आप आँख देख लिए थे, जब यहाँ पहुँच गया हवाई जहाज़, यहाँ से आप कितना आँख घुमा लिया इधर, 30 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री, मतलब क्या, आपके आँख का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 30 डिग्री, मतलब π/6। तो ओमेगा इक्वस टू क्या हो जाएगा, θ/t। तो आपका गर्दन कितना घुमा, 30 डिग्री, कितना, π/6, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आपका गर्दन को घुमाने का जो रफ्तार है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कितना आ जाएगा हमारा, π/60 रेडियन पर सेकंड। तो हवाई जहाज़ ऊपर जा रही है, तो आपके गर्दन के घुमाने का स्पीड हमारा आ गया π/60 रेडियन पर सेकंड। तो कह रहा है कि इस हवाई जहाज़ का लीनियर वेलोसिटी कितना है, v इक्वस टू हमारा क्या होता है, आर ओमेगा। तो आपके आँख से आपके गर्दन से कितना डिस्टेंस दूर है, 3400 किलोमीटर, 3400 मीटर। तो 3400 मीटर इंटू ओमेगा कितना है हमारा, π/60। ये 0 0 कट गया, ये 3, 170। v इक्वस टू हमारा कितना हो जाएगा, 170 π/3, ये 3 है, तो 170 पाई का वैल्यू 3.14/3 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 182.2 मीटर पर सेकंड। तो हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रही है, आपका गर्दन के घुमाने का रफ्तार पता चलेगी, कितना एंगल घुमा आपका गर्दन कितने देर में, या हवाई जहाज़ एक जगह से दूसरे जगह कितने देर में गया, और उसको देखते हुए आपका एंगल गर्दन कितना घुमा, तो वहाँ से आपके गर्दन घुमाने का एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगा। और कितने हाइट पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो v इक्वस टू आर इंटू ओमेगा से आप उसका स्पीड भी निकाल सकते हो आराम से।